द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात हम करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। आज हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत दो शब्द हैं। एक पहला शब्द है द्वंद्व, और दूसरा शब्द है भौतिक। दूसरा शब्द है भौतिक। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, और भौतिक मतलब होता है पदार्थ। और पदार्थ क्या? जो दिखाई देता है, पदार्थ जो, इसका मतलब ये हुआ पदार्थों में संघर्ष को हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बच्चों को उदाहरण दिया करता हूँ। जब हम पान की दुकान पर जाते हैं तो पान वाला आपके सामने पान लगाता है, बाल्टी में से पान निकालता है, उसको कपड़े से साफ करता है, और पान के ऊपर कत्था चूना लगाता है। इसके बाद उस पर सुपारी, इलायची, सौंफ जो कुछ रखनी होती है वो सब चीज़ रखता है, और फिर आपसे कहता है, आप वो मुंह में रखने के लिए देता है। और आप मुंह में रखने के बाद और जब मुँह चलाना आरम्भ करते हैं तो उन जितनी भी चीज़ रखी हुई है उस पान के अंदर, उन सब में द्वंद्व चालू हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है वो सारी चीज़ गायब हो जाती है। इसका मतलब जितनी भी चीज़ रखी हैं, पान और के अलावा जितनी भी चीज़ रखी है उसमें कत्था, सुपारी जो भी है, सौंफ वगैरह, वो सारी चीज़ पदार्थ हैं। उनमें कोई वजन है, कोई रंग रूप है, और उनका कोई आकार है। उनको एक सिस्टम में डाल करके व्यवस्थित करके जो आपको दिया, आपने अपना मुंह चलाया तो द्वंद्व चालू हो गया। तो क्या हुआ? ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मान सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थों में द्वंद्व की बात की जाती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 तत्व आते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 तत्व आते हैं। 3 तत्व आते हैं, या 3 स्तर बोल सकते हो, स्तर बोल सकते हो, स्टेज बोल सकते हो, पहला जो बाद आता है, पहला स्टेज है नंबर 1, बाद नंबर 2, फिर बाद नंबर 3 संवाद। बाद प्रतिवाद संवाद, बाद प्रतिवाद संवाद। जो बाद की स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, नो कॉन्ट्रडिक्शन,
नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन। मैं यहाँ पर माओ की पुस्तक का जिक्र करना चाहूँगा। माओ सुत्तों और माओ जो किताब लिखी है उसका नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। माओ ने जो किताब लिखी है उसका नाम है, माओ ने जो किताब लिखी है उसका नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। और माओ ने ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में ये बताने का प्रयास किया है कुछ समय बाद सभी चीज़ों में अपने आप अंतर्विरोध चालू हो जाते हैं। हालांकि ये बात कार्ल मार्क्स ने बात संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास किया। बात वही बात है जो माओ ने कहा है। तो जो बाद की स्थिति है, बाद की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर स्थिति होती है। नो टेंशन, नो कॉन्ट्राडिक्शन, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रसन्नता की स्थिति होती है। कुछ समय बाद इसमें अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्शन चालू हो जाते हैं, इनर कॉन्ट्राडिक्शन चालू हो जाते हैं। और परिणाम ये हुआ कि जो ये स्थिति है, बाद की स्थिति, बाद की स्थिति पलट जाती है, और बाद की स्थिति पलट जाती है। जो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, अब वह उतनी अच्छी नहीं है। अब वो उतनी अच्छी नहीं है, वो स्थिति, बाद की जो स्थिति पलट जाती है। लेकिन यह भी स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती। ये स्थिति भी अधिक दिनों तक ये स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कुछ समय बाद तो इसमें भी अंतर्विरोध चालू हो जाते हैं, कुछ समय बाद इसमें भी अंतर्विरोध चालू हो जाते हैं, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन चालू हो जाते हैं, और इसके बाद ये स्थिति भी पलट जाती है। और यहाँ पर लिख सकते हो आप, प्रतिवाद की स्थिति भी पलट जाती है। जो स्थिति है, ये स्थिति भी, प्रतिवाद की स्थिति भी पलट जाती है। प्रतिवाद स्थिति भी पलट जाती है। प्रतिवाद की स्थिति भी पलट जाती है, और इस स्थिति में बाद और प्रतिवाद दोनों के गुण शामिल हो जाते हैं। इस स्थिति में बाद प्रतिवाद दोनों के गुण शामिल हो जाते हैं। प्रतिवाद की स्थिति भी पलट जाती है। इस स्थिति में बाद और प्रतिवाद इसके गुण शामिल हो जाते हैं और इसके गुण शामिल हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रकृति का चक्र चलता रहता है। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। ये बाद की स्थिति है, ये बिंदु, ये प्रतिवाद की स्थिति है,
संवाद की स्थिति है। ये संवाद की स्थिति, संवाद की स्थिति। उदाहरण के तौर पर आपकी किताबों में लिखा हुआ है, जो बाद की स्थिति मानी है, जो बाद की स्थिति मानी है वो गेहूं को माना है। अपनी किताबों में उदाहरण लिखा हुआ है, गेहूं को माना है। और गेहूं को जब हम जमीन में बोते हैं और बोने के बाद उसको उचित अवस्था मिलती है, पानी मिलता है, धूप भी मिलती है, नमी मिलती है, और कुछ समय बाद वो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। और जब पौधे को हम निकाल कर देखेंगे तो गेहूं गायब हो जाएगा, गेहूं गायब हो जाएगा। गेहूं की जगह वो एक घास फूस जैसा बन गया। पौधा बड़ा हो गया, पौधा बड़ा होने के बाद उसमें बाली आई, और बाली में बाद के भी गुण मौजूद हैं, प्रतिपाद के भी गुण मौजूद हैं। उस बाली में गेहूं भी मौजूद है और भूसा भी मौजूद है। उस बाली में गेहूं भी मौजूद है और भूसा भी मौजूद है। इस तरह वो संवाद की स्थिति बन गई। और ये स्थिति प्रकृति के नियम, नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये प्रकृति नियम है इसका, नेगेशन ऑफ नेगेशन, निषेध का निषेध। निषेध का निषेध के नियम पर आधारित है, के नियम पर आधारित है, आधारित है। अब यहाँ पर गेहूं आ गया, गेहूं आ गया, पौधा हो गया, बाली आ गई, बाली में गेहूं और भूसा दोनों गुण मौजूद हैं। फिर हम बाली को थ्रेशर में डालते हैं, उसे गेहूं अलग कर लेते हैं और भूसा अलग कर लेते हैं। कुछ समय बाद समय आने पर फिर से गेहूं की बुवाई करते हैं, तो ये बात संवाद में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रतिवाद, ये संवाद, ये संवाद। कुछ समय बाद संवाद बाद में कन्वर्ट हो जाता है। संवाद इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती है, इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। इस तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो बाद, प्रतिवाद और संवाद, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये नेगेशन ऑफ नेगेशन, निषेध का निषेध के नियम पर आधारित होता है। इस तरह ये माना जा सकता है। तो नादक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का विचार उसने फायरबाख से ग्रहण किया। इन दोनों के मिश्रण से द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत की उपयोगिता इस सिद्धांत से आंकी जा सकती है। मार्क्स ने इसे समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देशन यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन को दिशा निर्धारित करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्द हैं। इसका पहला शब्द है द्वंद्वात्मक। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। आमतौर पर यह माना जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमय चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब तो है ही, और रोजमर्रा की साधारण चीज़ों का वर्णन
करके जिसे हर आदमी जानता है, द्वंद्वात्मक का अर्थ समझा जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तात्पर्य है मार्क्स का द्वंद्वात्मक हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल द्वंद्वात्मक में मार्क्स से बिल्कुल उल्टा कर दिया है। स्वयं मार्क्स ने कहा है, मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगल पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार को सृजन करता और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियगम रूप माना है। इसके विपरीत मेरे लिए ये विचार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भौतिक संसार मानव मस्तिष्क के प्रतिबिंब होता है, चिंतन के रूप में बदल जाता है। हीगल ने यह हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप इससे रहस्यात्मक आवरण के भीतर छुपे और तर्क बुद्धि सारतत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आपको यह उल्टा तो आपको उसे उलट कर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। मार्क्स के अनुसार बात समाज की साधारण स्थिति है, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है और थोड़े समय बाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। इस निषेधात्मक स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। वाद और प्रतिवाद में अंतर्विरोध के फलस्वरूप संवाद की स्थिति आती है। ये संश्लेषण कहते हैं। यही संश्लेषण आगे चल करके जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होता है, संश्लेषण द्वारा एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस तरह ये क्रम निरंतर चलता रहता है। यह प्रक्रिया नेगेशन ऑफ नेगेशन, निषेध का निषेध के सिद्धांत पर आधारित रहती है। हीगल ने द्वंद्वात्मक की परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के द्वंद्वात्मक को समझा जा सकता है। मार्क्स उसके अनुयायियों में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में गेहूं के पौधे का उदाहरण समझाया है। गेहूं का दाना बाद है और भूमि में से पौधे ने देकर कलकरी है, इन्हें अंकुरित हो जाता है, पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। यह पौधा विकास का दूसरा चरण प्रतिवाद है और तीसरा चरण पौधे की बाली का आना है। इसके पकने पर गेहूं को दाने का बनना है, इसलिए पौधे का सूखकर नष्ट हो जाता है। तीसरा चरण संवाद आता है तथा द्वंद्वात्मक को वो एंजल की गणित में भी लागू किया है। इस तरह द्वंद्वात्मक विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से संचालित होता है। यह माना जा सकता है परस्पर विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देता है। ये उस स्थिति में दोनों के गुण मौजूद हैं। कालांतर में यह समन्वय पुनः अपनी विरोधी विचार को जन्म देकर संघर्ष और समन्वय और यह प्रक्रिया द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानी जाती है। उस समय तक चलती है जब तक विचार का आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता, वह अपने आंतरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो जाता। मार्क्स का यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये माना जा सकता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल से ग्रहण किया है, परंतु मार्क्स द्वंद्वात्मक हीगल की द्वंद्वात्मक से बहुत भिन्न है। हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में एक प्रमुख अंतर यह है, हीगल एक आदर्शवादी विचारक था, उसके द्वंद्वात्मक का आधार विचार है, आध्यात्मिकता है, परंतु मार्क्स के विचार का आधार विचार नहीं, भौतिक पदार्थ ही जगत का आधार है। हीगल की दृष्टि से इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है, वह भी एक दैवीय आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा के विचार को काल्पनिक कह करके छोड़ दिया। उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्वता को स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिशील है, उसके प्रकृति भौतिक है, आत्मा नहीं। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है, विश्व का आधार भौतिक तत्व है, पदार्थ है। यह अपने आंतरिक स्वभाव के द्वारा स्वतः विकसित हो जाता है, समय समय पर नाना रूप धारण करता है तथा यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित अंतर्विरोध के कारण संचालित होता है। जैसा कि हीगल ने कहा है, बाद प्रतिवाद संवाद के त्रय को आगे चलता है। भौतिक विकास का यह पदप्रस्त करता हुआ मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल और अपरिवर्तनीय नियम माना है। मार्क्स के अनुसार वैसे एक भौतिक जगत है, इसकी घटनाएं और वस्तुएं एक दूसरे से संबंध है। चूँकि भौतिक जगत में परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं,
तो सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तन का कारण कोई दैवीय सत्ता या ईश्वर नियम नहीं, भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। ये भौतिक परिस्थितियों में मार्क्स का प्राय आर्थिक संबंध है और मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के रूप में हम ये मान सकते हैं, जिसने ये माना है, यहाँ पर विशेषताएं भी देता हूँ। यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता आती है इसकी आणविक एकता। दूसरी जो विशेषता आती है वो आती है गतिशीलता। दूसरी जो विशेषता आती है वो आती है इसकी गतिशीलता। और तीसरी विशेषता परिवर्तन। और चौथी और 5 विशेषता आती है इसकी इस तरह से ये हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की 3-4-5 विशेषताएं मान सकते हैं। इनमें जो पहली विशेषता आती है वो है द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं एक दूसरे से पूर्णतः संबंध है। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस है और एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता टोटलिटी है, इसके हर पहलू दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। गतिशीलता। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। लगातार गतिशीलता से उसे परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणाम फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा हुई तथा विकसित होती रहती हैं। ये भौतिक विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता है। आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूँकि भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तनशील है, सामाजिक जीवन भी उसके अनुरूप परिवर्तनशील है। ये प्रक्रिया द्वंद्वात्मक के माध्यम से चलती रहती है। गुणात्मक परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन और विकास साधारण रीति से केवल परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव ही नहीं होते बल्कि क्वालिटेटिव भी गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से ही होते हैं। जब पुरानी चीज़ें नष्ट होकर नई चीज़ें बदल जाती हैं। पुरानी चीज़ों में परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर के गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे गर्म पानी हो रहा है, एक विशेष बिंदु पर जाकर के भाप बन जाता है, यह उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। एक क्रांतिकारी प्रक्रिया। गुणात्मक परिवर्तन आने पर क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ और अचानक होते हैं। नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष। प्रकृति की इस चीज़ में अंतर्विरोध होता है। हर चीज़ में अंतर्विरोध होता है और नकारात्मक सकारात्मक पहलू होते हैं। उसका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। विकास का आधार संघर्ष है, सामंजस्य है, मेल मिलाप। विकास का आधार संघर्ष है, मेल मिलाप नहीं। केवल संघर्ष के माध्यम से ही विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। नेगेशन ऑफ नेगेशन। निषेध का नियम
भौतिक जगत के विकास का ये आम दशा और प्रवृत्ति का उद्घाटन करता है। एंजल का अनुसार द्वंद्वात्मक के अनुसार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमेशा कायम रहती हो। हर चीज़ में आखिरी तौर पर निषेध होता है, उसका वास्तविक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पुरानी चीज़ों में नई चीज़ बदल जाती हैं, वो निषेध हो जाता है। निषेध का नियम ये सिद्ध करता है विरोधी शक्तियों को टकराव से मूल चीज़ों का निषेध हो जाता है। जो नई चीज़ पैदा होती हैं उसको कहीं आगे बढ़कर के शक्तिशाली और उन्नत चीज़ होती है। आज हमने आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताने का प्रयास किया। आगे हम दूसरे और वीडियो की बात करेंगे।